भारत का संविधान वो दस्तावेज है जिसको पूरी दुनिया जानती है, सबसे बड़ा दस्तावेज है और हर देश के लोग इसकी तारीफ करते हैं। साथ ही उस संविधान के साथ बाबा साहब अम्बेडकर का नाम जुड़ा हुआ है और बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। बहुत सारी बातें उसमें जुड़ी हुई है बाबा साहब के संदर्भ में, चाहे प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे हो, चाहे संविधान निर्माण करने में उनका जो डेडिकेशन है, जो समर्पण है, जो त्याग है वो रहा हो। लेकिन इसके पीछे जो बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। बाबा साहब का सफ़र, संविधान सभा का सफ़र, इसी नाम से यह श्रृंखला हम बनाने जा रहे हैं, आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। बाबा साहब का जो संविधान सभा का जो सफ़र है एक लंबा जर्नी है और संघर्ष भरा जर्नी है। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, विशेषकर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं वो नहीं जानते कि बाबा साहब अम्बेडकर कैसे उस संविधान सभा में गए, किन संघर्षों से गए। तो ये जो श्रृंखला है हम इसको 5 भागों में आपके सामने लेकर आए हैं। यह पहला भाग है। तो अनछुए पहलुओं के इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार। शुरू करते हैं बाबा साहब का संविधान सभा तक का सफर। यह कहानी शुरू होती है लॉर्ड वीवेल के भारतवर्ष के संपूर्ण विधानसभाओं के लिए चुनाव की घोषणा से। लॉर्ड वीवेल घोषणा करते हैं कि पूरे भारत में विधानसभा चुनाव होंगे। जैसे ही घोषणा होता है सभी पार्टी के लोग, चाहे कांग्रेस हो, चाहे प्रदेश स्तर की पार्टी हो, चाहे क्षेत्रीय स्तर की पार्टी हो, सभी लोग जोर शोर से चुनाव प्रचार में लग जाते हैं। उधर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन भी इससे अछूती नहीं रहती और वो भी लगातार अपने कार्यक्रम तय करने के लिए सभा का आयोजन करती है। मैं जिस सभा की बात कर रहा हूँ शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की ओर, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो 2 से 4 अक्टूबर 1945 को पुणे में आयोजित हुआ, 3 दिवसीय, और ये वर्किंग कमेटी की सभा थी। पूरे देश भर से शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के जो वर्कर थे, जो कार्यकर्ता थे, जो पार्टी के प्रति डेवोटेड थे, जो विचारधारा से थे, वो इस सभा में शामिल होते हैं। और इस सभा में 2 महत्वपूर्ण महापुरुष शामिल हैं, बाबा साहब अम्बेडकर और जोगेंद्र नाथ मंडल। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस सभा में ऐसा कहा कि संविधान सभा का यह जो प्रांतिक विधिक मंडल है ये हमारी बात सुनेगी। इस सभा में बाबा साहब अम्बेडकर और महाप्राण जोगेंद्र नाथ मंडल भी संबोधित करते हैं इस सभा को। इस सभा के तुरंत बाद शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का भी चुनाव प्रचार जोर शोर से शुरू हो जाता है। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। इस चुनाव अभियान में बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रत्येक प्रांत में भाषण दिया और अपने भाषण में उन्होंने शेड्यूल कास्ट को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक शेड्यूल कास्ट की सहमति नहीं होगी तो कोई भी संविधान उन पर बंधनकारी नहीं होगी। यानी जो संविधान सभा बनने वाली थी उसमें शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के और नॉमिनेशन के लिए प्रस्ताव नहीं आया था। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर यह कहते हैं कि अगर शेड्यूल कास्ट का उसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ तो हम उसको मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। पूना पैक्ट में जो घटना घटी थी उससे पूरे भारत में शेड्यूल कास्ट के लिए विधानसभा के 178 सीट रिजर्व हुए थे। जो यरवदा जेल में जो पूना पैक्ट हुआ, जो आप जानते हैं कम्युनल अवार्ड के बदले गांधी और अंबेडकर साहब के बीच में जो हुआ था, और फिर 178 सीटों पर शेड्यूल कास्ट के लोग खड़े होने वाले थे। इस दृष्टिकोण से शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की यह बहुत महत्वपूर्ण चुनाव था पूरे भारतवर्ष में, और बाबा साहब ने यह तय किया कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पूरे भारत से चुनाव लड़ेगी। बाबा साहब अम्बेडकर का यह अंदाजा था कि चुनाव में जो लोग चुने जाएंगे वो अनुसूचित जाति के मत के आधार पर नहीं बल्कि सवर्ण हिंदुओं के मर्जी पर चुनकर जाएंगे। मैंने आपको जो बताया, एक तो लॉर्ड वीवेल का ये घोषणा करना कि विधानसभा चुनाव होगा, शेड्यूल कास्ट का चुनाव के लिए तैयारी करना, और शेड्यूल कास्ट के रिजर्व 178 सीटों पर बाबा साहब का यह घोषणा करना कि हम सब जगह से चुनाव लड़ेंगे। एक ये बात हुई। अब चलते हैं 1946 में। जैसे ही 1946 में वायसराय ने भारत के प्रमुख राज्य पार्टियों से सलाह मशवरा किया और फिर
चुनाव की घोषणा कर दी। उन्होंने जाति के आधार पर रिपीटेशन का चुनाव कराने का निश्चय किया। एक महत्वपूर्ण बात, इस चुनाव में जो रिपीटेशन का डाटा तैयार किया गया था उसमें हिंदू 778, मुस्लिम 517, शेड्यूल कास्ट 178 जो पूना पैक्ट से जो तैयार हुए शेड्यूल कास्ट का रिजर्व सीट था, सिख 36 और भारतीय क्रिश्चियन जो है 21 और एंग्लो इंडियन 12, उसमें यूरोपियन भी 46 थे और आदिवासी 25। ऐसे कुल 1612 प्रतिनिधि चुनकर देने का डिसाइड हुआ कि इतने लोग चुनकर आएंगे हर राज्य में जो चुनाव होना है उसमें। अब शुरू करते हैं। 3 मार्च 1946 को शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के चुनाव प्रचार का जो सभा हुआ वो मुंबई में हुआ, नरे पार्क में। और इस सभा में 70,000 स्त्री पुरुष सहभागी हुए थे। इस प्रचार सभा में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, संबोधित करते हुए 70,000 लोगों को, मैं कांग्रेस से नहीं डरता, आप भी मत घबराइए। कांग्रेस ने यदि हमारी न्यायिक मांग स्वीकार नहीं की तो हमारा विरोध खत्म नहीं होगा। मुसलमान पाकिस्तान मांगते हैं, हम देश के विभाजन कराने की मांग नहीं कर रहे हैं, हमारी मांग जायज है। और अगर है या नहीं है इसकी जांच कमेटी बनाई जाए, अंतर्राष्ट्रीय कमेटी बनाई जाए और यह समिति जो डिसाइड करेगी हम वो स्वीकार करेंगे। ये बाबा साहब कहते हैं। आगे वो बोलते हैं सभा को संबोधित करते हुए कि कांग्रेस के राज में सर्वसाधारण जनता का हित नहीं होगा, वह राज अमीरों का होगा और अमीरों के लिए होगा। अछूतों को उनके राज में जीवन यापन करना दुर्लभ हो जाएगा। इसलिए अछूतों ने फेडरेशन के झंडे तले आकर संगठन को मजबूत बनाने के लिए अपने उम्मीदवार चुनकर लाने चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस चुनाव में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का कार्यक्रम घोषित कर दिया और बहुत सारे लेख भी लिखे। उधर गांधी और कांग्रेस 1931 से ही अछूतों के स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व को नकार रहे थे। इस संदर्भ में भी बाबा साहब ने बहुत सारे लेख लिखे। भीम पत्रिका ने 12 मार्च 1946 के अंक में उसको प्रकाशित भी किया। उसमें अछूतों के आरक्षण का कांग्रेस किस प्रकार से विरोध करती है इसके बारे में भी बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं। मुस्लिम लीग, सिख, ईसाई इत्यादि ने अछूतों के मांगों का विरोध नहीं किया, परंतु कांग्रेस ने विरोध किया। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस यह सवर्ण हिंदुओं की राजनीतिक संगठन है और वह तथाकथित हिंदुओं की रक्षा के लिए अछूतों को गुलामी में रखने का सतत प्रयास करती रही। इस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर ने कांग्रेस के विरोध में अपनी भूमिका लेखों के माध्यम से, भाषणों के माध्यम से स्पष्ट कर दी। इस चुनाव में बाबा साहब अम्बेडकर ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की ओर से संपूर्ण भारत में कुल 59 उम्मीदवार खड़े किए, पूरे भारत से। मद्रास से 24, मुंबई से 5, बंगाल से 6, उत्तर प्रदेश से 5, सीपी एंड बरार से 19, और वो इन 59 सीटों में खड़े नहीं हुए क्योंकि वो खुद लेबर मिनिस्टर थे। फिर विधानसभा के चुनाव में खड़े होने की कोई उनकी जरूरत नहीं थी। फेडरेशन की ओर से खड़े किए उम्मीदवारों के प्रचार प्रसार में बाबा साहब अम्बेडकर और उनके सहयोगियों ने बहुत मेहनत किया। 1935 के भारतीय अधिनियम के अनुसार बंगाल विधायिका की कुल 250 सीटों में से शेड्यूल कास्ट के लिए टोटल 30 सीट रिजर्व थी। यहां से बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान सभा में जाने का रास्ता खुलता है। बंगाल में मुस्लिमों के लिए यह संख्या 151 थी और 30 सीट रिजर्व सीट के लिए थी। लेकिन बंगाल में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन केवल 6 स्थानों पर ही खड़ा कर सका क्योंकि उस समय शेड्यूल कास्ट के लोग उतने मजबूत नहीं थे। उनकी रोटी की आफत थी, फिर चुनाव लड़ना, फिर प्रचार प्रसार करना, ये उनके लिए संभव नहीं था। फिर भी इसमें इस 6 सीटों में जोगेंद्रनाथ मंडल, रसिकलाल विश्वास, कामिनी प्रसन्न मजूमदार और अन्य अनेक उत्साही सक्रिय नेताओं ने और अपने कार्यकर्ताओं ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जुटाई, साहस जुटाया और बंगाल शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की ओर से 6 सीटों पर चुनाव लड़ा गया। 6 लोगों ने नाम दर्ज कराया। उधर कांग्रेस ने शेड्यूल कास्ट के सभी रिजर्व सीट पर अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बंगाल प्रदेश के इन 6 प्रत्याशियों में फरीदपुर से कामिनी प्रसन्न मजूमदार, मनोहर डाली ढाका से 2,
डॉक्टर चंद्र माधव सरकार जसोर से, उपेंद्र नाथ मल्लिक भाखड़ागंज उत्तर साधारण सीट से, जोगेंद्र मंडल भाखड़ागंज दक्षिण से। महाप्राण जोगेंद्र मंडल ने 2 जगह से बंगाल विधानसभा के लिए फॉर्म भरा था। जोगेंद्र मंडल तथा शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के प्रत्याशियों को हराने के लिए कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। बाबा साहब को रोकना जो था, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को रोकना था। सभी प्रकार के उचित अनुचित जितने हथकंडे हैं सारे कांग्रेस ने अपनाए। यह प्रचार करती रही कांग्रेस कि कांग्रेस ही एकमात्र दल है कि जिसने सभी समुदायों के हित की रक्षा की। इस चुनाव में अपने प्रत्याशियों को उतारा है। कांग्रेस ही इस देश की हिंदू और मुस्लिम और शेड्यूल कास्ट की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, नागरिक अधिकारों की सुरक्षा और क्षमता को बनाए रखने में सक्षम है। ये कांग्रेस प्रचारित करती रही। शेड्यूल कास्ट के नेता जो आए हैं फील्ड में वो कोई काम के नहीं है, अक्षम है, अनपढ़ है। शेड्यूल कास्ट के पास उनके कार्य करने के लिए शक्ति भी नहीं है, साधन भी नहीं है। ये कांग्रेस और गांधी प्रचारित करती रही। इसके उत्तर में जोगेंद्र मंडल जहां भी जाते वो कांग्रेस का पोल खोलते और वो कहते यह वह कांग्रेस है जिसके तथाकथित मसीहा यानी गांधी ने अछूतों के हित में आज से 14 साल पहले पृथक निर्वाचन प्रणाली का विरोध किया। यह वही कांग्रेस है जिसने गोलमेज सभा में हमारे हितों की अनदेखी करके इसका विरोध किया तथा स्वयं को अनुसूचित जाति का हितैषी प्रमाणित करने की भरसक कोशिश की। यह वही कांग्रेस है जो हमारे सच्चे प्रत्याशियों के विरुद्ध अपने तलवार चाटने वाले शेड्यूल कास्ट के गद्दार कार्यकर्ताओं को हमारे विरोध में लड़ा रही है और शेड्यूल कास्ट में फूट डालकर हमारे बीच वैमनस्यता का विष घोल रही है। आप जानते हैं कि अपने बंगाल में एक बड़ी मशहूर कहावत है, खाई बड़ी या माई, अर्थात भोजन कराने वाला बड़ा या जन्म से ही सुरक्षा करने वाली मां बड़ी। प्राय लोग बोलते हैं खाई बड़ी है, अर्थात जिसका खाओ उसका बजाओ या निरी गुलामी की मानसिकता का घोतक है। आगे जोगेंद्र मंडल बोलते हैं इसमें सम्मान से जीने के लिए कोई स्थान नहीं है। हमारे कुछ भूले भटके हुए बंधुजन कांग्रेस द्वारा लॉलीपॉप के लालच में मात्र अपने समाज और अपने बंधुओं का विरोध कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या गांधी जी ने कभी अछूतों का साथ बैठकर खाना खाया? क्या गांधी जी ने मंदिर प्रवेश के लिए अछूतों के साथ लेकर कोई आंदोलन किया? क्या गांधी जी ने किसी कुएं, तालाब जो सवर्णों के गांवों में सवर्णों द्वारा प्रयोग किया जाता है, अछूतों आदि को साथ लेकर उनको उस कुएं, तालाब से पानी लेने के लिए आंदोलन या अनशन किया? मैं पूछता हूं उन बंधुओं से जो कांग्रेस पक्ष में हमारे विरोध के प्रत्याशी हैं कि क्या गांधी जी ने चातुर्वर्ण व्यवस्था का विरोध किया? क्या गांधी ने जातिवादी के विरोध में कोई अनशन किया? क्या गांधी जी ने सवर्ण के घरों में बतौर रसोईया बर्तन साफ करने वाली अछूत औरतों को नौकर रखने के लिए हिंदुओं पर जोर डाला? कोई अनशन किया? कोई आंदोलन किया? यदि नहीं तो हमारे विरोध लड़ने वाले प्रत्याशी बंधु बताएं कि छुआछूत कैसे समाप्त होगी। आगे बोलते हैं जोगेंद्र मंडल, हमें और हमारे भाइयों को आज भी गादी, बागदी, डोम, नमोशूद्र कहकर दूर रखा जाता है। हमारे स्पर्श मात्र से उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। कोई कांग्रेसी देशभक्त उनकी सुरक्षा के लिए क्यों नहीं आगे आता? कोई कांग्रेसी तथाकथित धर्म ग्रंथों में लिखे उन सब लोगों को रद्द करने, मिटाने की बात क्यों नहीं करता? उन्हें आज भी शर्म नहीं आती जिन्हें विधर्मी कहते हैं, अर्थात अंग्रेज और मुसलमान उनके साथ देव स्थानों को नहीं मानते, फिर भी वो समता के अधिकारी है क्योंकि वो हिंदू नहीं है। कांग्रेस का पोल खोलते हुए जोगेंद्र मंडल ने अपने शेड्यूल कास्ट के लोगों को समझाया कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के लोग किस प्रकार शेड्यूल कास्ट के हित में कार्य कर सकते हैं। चुनाव परिणाम क्या हुए? फरीदपुर से खड़े शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के प्रत्याशी माननीय मजूमदार और ढाली बहुत ही कम अंतर से हार जाते हैं। भाखड़ागंज उत्तर साधारण सीट से कांग्रेस ने महाप्राण जोगेंद्र मंडल को पराजित करने के लिए ईड़ी चोटी का जोर लगा दिया। इस सीट से 1937 में कांग्रेस के उम्मीदवार को जो महाप्राण जोगेंद्र मंडल ने हराया था। इस निर्वाचन क्षेत्र में शेड्यूल कास्ट के वोटों के मुकाबले सवर्ण हिंदुओं के वोट कहीं अधिक है। इस सीट से कांग्रेस ने मनोरंजन गुप्त को कांग्रेस पार्टी की ओर से खड़ा किया था। ऊपर से अनुशीलन दल, युगांतर दल, शंकर दल, किसान पार्टी सबका समर्थन प्राप्त था।
भाखड़ागंज उत्तर साधारण सीट के वोटों की गणना से पूर्व भाखड़ा दक्षिण आरक्षित सीट के वोटों की गिनती हुई और जोगेंद्र नाथ मंडल इस सीट से बहुमत से जीत गए और वे पुराने मतदार संघ से चुनाव हार गए। 1946 के चुनाव में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पूरी तरह से हार जाते हैं। 1946 के जो पूरे भारत में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जो लड़ी, जहां भी 59 सीट पर सब जगह हार जाती है शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, और फिर बंगाल से जोगेंद्र नाथ मंडल चुनकर आते हैं। संपूर्ण भारत में जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, एक तरह से खुशी की माहौल बनता है। बंगाल विधानसभा की कुल 30 सीटों में से केवल 1 सीट जोगेंद्र नाथ मंडल शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को मिलती है। 3 जो है स्वतंत्र जो निर्दलीय जो कैंडिडेट होते हैं वो जीत जाते हैं, और 26 सीट पर कांग्रेस शेड्यूल कास्ट जो उसके कैंडिडेट खड़े होते हैं कांग्रेस के द्वारा वो जीत जाती है। लेकिन शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के इस तरह के हार से भी बाबा साहब अम्बेडकर और जोगेंद्र नाथ मंडल हताश नहीं होते हैं। उनका ऑब्जेक्टिव जो था, उनका ध्येय जो था वो कुछ और ही था। यदि जोगेंद्र नाथ मंडल इस चुनाव में नहीं जीत पाते तो वह विधानसभा में नहीं पहुंच पाते, और जब जोगेंद्र नाथ मंडल जैसा व्यक्ति बंगाल विधानसभा में न होता तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान निर्मात्री सभा में नहीं पहुंच सकते, क्योंकि संविधान सभा का चुनाव विधायकों के मत के आधार पर संपन्न होना था। एक इंपॉर्टेंट बात, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का 1 सीट से विजय होना इस श्रृंखला का ध्येय था आपको बताना। अगली कड़ी में हम बताएंगे कैसे बाबा साहब अम्बेडकर वहां से रिप्रेजेंटेशन घोषित होते हैं। जय भीम, जय संविधान।